तो ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस जी सर। सर। ठीक है, ओके। तो आप लोगों की वेल स्टेट स्पेस जो है ये आपका क्या कहते हैं, इससे पहले मैंने बताया कि क्लासिकल कंट्रोल जो है आप लोगों के पास, ये इंडस्ट्री में अभी भी 70% तक के जो कंट्रोलर्स वगैरह हैं वो क्लासिकल कंट्रोल से ही डिज़ाइन किए जाते हैं, दैट इज़ पीआईडी कंट्रोलर टाइप जो कंट्रोलर्स हैं। और जो स्टेट स्पेस के ये एडवांस कंट्रोलर्स हैं ये ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि रॉकेट्स और इंजन वगैरह में या फिर फ्यूल जेट्स वगैरह में इस तरह के कामों में ये थ्योरी ज़्यादा यूज़ हो रही है। एडवांस टूल्स हैं डेफिनेटली, और कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो कंट्रोल सिस्टम की बेसिक एग्जांपल है, सारी एग्जांपल्स कंट्रोल सिस्टम्स की हैं। हम एक इसमें से 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं आज, और 1-2 मैं आप लोगों को घर पे असाइनमेंट के लिए दे दूंगा। तो यहाँ पे एक कंप्लीट फीडबैक सिस्टम आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने एक सिस्टम रिप्रेजेंट किया था, ये वाला, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम। तो डिजायर्ड आउटपुट उसको दी गई, कंट्रोलर वो गई, कंट्रोलर में गई, वो कंट्रोलर ने एक उसको मैनिपुलेट किया और प्लांट को दे दी इनपुट। कंट्रोल जो प्लांट की आउटपुट थी दैट वाज एक्चुअल आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आउटपुट। और फिर वो उसी आउटपुट को हमने एक फीडबैक ब्लॉक से गुजार के दोबारा कंट्रोलर में दिया। तो कंट्रोलर का मसला ये हुआ कि भाई कंट्रोलर जो है ना वो उसको 2 इनपुट्स होनी चाहिए उसके लिए। अब आपके पास जो मॉडर्न जो टूल्स हैं, जैसा कि आपके पास AVR हो गया या फिर एटमेगा वगैरह के कंट्रोलर्स हो गए, यानी डिजिटल कंट्रोलर एडवांस, उसमें तो मल्टीपल इनपुट्स दी जा सकती हैं। सिर्फ आपको लॉजिक क्रिएट करने की बात है। लेकिन आपके अगर क्लासिकल कंट्रोल्स की बात करें तो जिस उसमें जो रजिस्टर कैपेसिटर से मिलके जो बनते हैं उसमें मल्टीपल इनपुट्स नहीं होती। लिहाजा उस मसले को हल करने के लिए एक नई अप्रोच यूज़ की जाती है, जो ये एक कम्प्रिहेंसिव मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। इसके अंदर आपके पास एक अदद इनपुट है, ये यहाँ पे समर फंक्शन लगा हुआ है, और एक अदद जिसमें 2 इनपुट्स आ रही हैं। ये समर फंक्शन हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स का होता है, और ये एक या एक से ज़्यादा आउटपुट का होता है। इसमें हमारे पास एक सिंगल आउटपुट और 2 इनपुट्स का समर ब्लॉक है। इसको समर ब्लॉक का काम सिंपल समिंग करना है। जो आउटपुट का सिग्नल आ रहा है उसको, और इनपुट जो सिग्नल आ रहा है उसको, इन दोनों को लिया, इन दोनों को सम किया। अब वो नेगेटिवली सम करना है या पॉजिटिवली सम करना है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों ही अभी लॉजिकली डिजाइनर ने अगर यहाँ पे दोनों को प्लस प्लस किया हुआ है, यानी कि दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे दोनों का सम आएगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, यानी कि इसकी इनपुट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये सब्ट्रैक्टर कहलाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। बहरहाल ये एक ब्लॉक है जिसको समर ब्लॉक कहा जाता है आमतौर पे, समर ब्लॉक। और ये एक्चुअल में इसका जर्नलाइज नाम होता है एरर डिटेक्टर। ठीक है। अब एरर डिटेक्टर जो होता है ये आपकी वो सिग्नल होता है, ये ब्लॉक जो होता है वो आपकी एरर को डिटेक्ट करता है। लिहाजा आपके डिजायर्ड इनपुट आई, आउटपुट आई, इन दोनों को में से उसने एरर को डिटेक्ट किया और यहाँ पे आपको एरर सिग्नल दे दिया। वो एरर सिग्नल कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर उसके हिसाब से अपनी कोई भी मॉडिफाई करेगा अपने कमांड्स को और एक्चुएटर को देगा। एक्चुएटर जो है उसी सिग्नल को फर्दर प्लांट में देगा, और प्लांट जो है उस पर कोई ना कोई एक्ट करेगा जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट है, और वो आउटपुट पे चला जाएगा, और फिर उसी तरह वो सिग्नल वापस आएगा। अब मैं इसको आपके एक उसी प्लांट एक मोटर की एग्जांपल के साथ आपको इसको समझाता हूँ। पहला सवाल, अगर आपके पास सिग्नल की इनपुट आ रही है डिजायर्ड आउटपुट, तो अब डिजायर्ड आउटपुट क्या होनी चाहिए? लेट बी सपोज आपकी डिजायर्ड आउटपुट है 900 आरपीएम। ठीक है। अब याद रखिएगा 900 आरपीएम जो है ये इसके पास कोई मैकेनिकल फॉर्म में डेटा आएगा वो, या फिर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डेटा आएगा। ठीक है। लेट बी सपोज वो एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है। आप जब इसको 9 वोल्ट डीसी देते हैं तो इसका मतलब है कि भाई 9 वोल्ट आउटपुट चाहिए, 900 आरपीएम चाहिए। आप इसको 12 वोल्ट डीसी देते हैं तो 12 वोल्ट 1200 आरपीएम चाहिए। फर्ज करें इस तरह से है, ये सेटअप इस तरह से है। इसका मतलब ये हुआ कि डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आपने देनी है डीसी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक हो गया। अब डीसी फॉर्म तो मैंने वैसे ही कह दिया इसको,
आपका वोल्टेज जो है वो वेरी करेगा 0 से लेकर 12 वोल्ट के बीच में। तो एक लो लेवल वोल्टेज लेवल है जो कि वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू 12 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे इनपुट पे हो रहा है इस तरह से। और आपने कंट्रोलर जो सिलेक्ट किया, वो फर्ज करें कि आपने माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट कर लिया है एवीआर वगैरह का, जिसको आपने भी स्टार्ट किया होगा। देख, अभी आपको ज़्यादा तफसील नहीं पता होगी, लेकिन इतना तो आपको पता होगा कि एक चिप चिप की फॉर्म में होता है और उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, और वो डिजिटल कंट्रोलर होता है। ठीक हो गया? तो वो वही सिग्नल आपने कंट्रोलर को देना है, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि जो आपका कंट्रोलर है उसकी जो इनपुट है वो डिजिटल होनी चाहिए माइक्रो कंट्रोलर की। ठीक है, एनालॉग है तो एनालॉग भी दी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंट्रोलर, लेकिन आमतौर पे वो भी आपकी 0 से 5 वोल्ट की से ज़्यादा वेरी नहीं कर सकती, 0 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के बीच में। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो कंट्रोलर है भाई, उसको वो डिजिटल इनपुट उसको उसको एनालॉग इनपुट दी नहीं जा सकती। लिहाजा आपको जो सिग्नल मिलेगा वो समझ में से आएगा। खैर, वो किसी भी तरह डिजिटल हो गया, अब इसको फिलहाल वैसे छोड़ दे, कैसे वो डिजिटल हुआ और वो कंट्रोलर को चला गया। कंट्रोलर ने उसके अगेंस्ट एक फैसला किया कि भाई 9 वोल्ट सिग्नल के लिए सिग्नल जनरेट करना है, वो यहाँ पे आउटपुट सिग्नल वोल्टेज जनरेट करेगा, वो डेफिनेटली डिजिटल सिग्नल होगा। यानी कि डिजिटल सिग्नल से मुराद कि वो बिट्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब वो डायरेक्ट मोटर को तो नहीं दी जा सकती, वो प्लांट है, प्लांट जो है मोटर है, मोटर जो है वो हाई वोल्टेज पे काम करती है। तो बीच में एक अदद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सॉरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एक पावर एम्पलीफायर का ब्लॉक लगेगा। कंट्रोलर के बाद एक नया ब्लॉक लगेगा जो जिसका काम ये होगा कि कंट्रोलर की सिग्नल को प्लांट के हिसाब से कन्वर्ट कर सके। ठीक है, लिहाजा एक नया ब्लॉक लग गया और उस ब्लॉक को हमने नाम दे दिया एक्चुएटर का। वही एक्चुएटर का ब्लॉक जो है उसने इन कंट्रोलर की सिग्नल को कन्वर्ट किया प्रॉपर प्लांट की फॉर्म में, प्लांट की सिग्नल की फॉर्म में। अब उसने डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया, प्लस उसको हाई वोल्टेज के साथ एम्पलीफाई भी किया। तो एक पावर एम्पलीफायर भी है और एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी है, और फिर वही सिग्नल आपने आपके प्लांट को दे दिया गया। अब आपकी मोटर जो है, जो कि प्लांट है, वो उसके हिसाब से रन करेगी। अब रन करते हुए जो वो आउटपुट देगी वो आपकी आरपीएम की फॉर्म में देगी। ठीक हो गया? अब आरपीएम की फॉर्म जो है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, अब वो रोटेशनल सिग्नल है। ठीक है, तो वापस जब कंट्रोलर में जाएगा तो आपको यहाँ पे दोबारा उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कंट्रोलर में डालने से पहले, क्योंकि वो बेसिकली आपको जो सिग्नल मिल रहा है आउटपुट पे वो एनालॉग सिग्नल मिल रहा है, वो आपको एक वोल्टेज फॉर्म में मिल रहा है कि भाई अगर जिस तरह टैकोमीटर होता है ना, मोटरसाइकिल या गाड़ी के ऊपर डायल लगी होती है, तो उसी तरह वो एनालॉग सिग्नल दे रहा था कि भाई इस वक्त जो सिग्नल जो आ रहा है ना, वो फर्ज करें कि जी आपको 900 चाहिए था, आरपीएम चाहिए था, इस 1000 आरपीएम आ रहा है, यानी एक्चुअल आउटपुट आपकी 1000 आरपीएम है। तो यहाँ से वो सिग्नल 1000 आरपीएम का सिग्नल आएगा, सेंसर उसको कंट्रोलर के हिसाब से कन्वर्ट करेगा, डेफिनेटली दो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इसको, और वापस समर को देगा। ठीक है, अब ये समर जो है आने वाले सिग्नल और समर सिग्नल आपस में इन दोनों को सर, सेपरेट करेगा। जी जी प्लीज। ये कंट्रोलर क्या करता है? इससे पहले जो हमने सिग्नल को पहले चेंज किया है, मतलब कंट्रोलर का क्या काम है, वो क्या कर रहा है इसमें? ठीक है, सर एक मैंने बार भी फिर आपको, बता दो। हाँ मैंने आपको बताया कि बेसिकली आपको एक सिग्नल चाहिए था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड आउटपुट, उसका टाइटल आप डिजायर्ड आउटपुट दीजिए। ठीक है, आपने एक सिग्नल दिया सिस्टम को कि भाई मुझे आपने 900 आरपीएम की स्पीड दे दो, बस इतना आपने इतना कहा, और वो सिग्नल आपने कंट्रोलर को दे दिया। कंट्रोलर ने डिसाइड किया कि भाई 900 आरपीएम जनरेट करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब आपने हमने जो कल एग्जांपल देखी थी कि एक आपने मोटर बनाई हुई है जो कि 1 वोल्ट पे 100 आरपीएम दे रही है, 2 वोल्ट पे 200 आरपीएम दे रही है, 10 वोल्ट पे 1000 आरपीएम दे रही है, 12 वोल्ट पे 1200 आरपीएम दे रही है। आपने एक ऐसी मोटर बनाई है, तो कंट्रोलर ने डिसाइड करना है कि भाई मुझे इसको 900 आरपीएम पे रन करना है, तो मुझे इसको 9 वोल्ट देने चाहिए। अब उसने कमांड दे दी 9 वोल्ट की, लेकिन कंट्रोलर की जो आउटपुट है वो तो डिजिटल है, उसने 9 वोल्ट नहीं दिए बल्कि 9 वोल्ट की डिजिटल फॉर्म दी है। ठीक है, अब उस फॉर्म को डिकोड करके प्लांट के हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए एक नए ब्लॉक की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर। ठीक है,
तो कंट्रोलर ने ये डिसाइड किया कि सिग्नल कौन सा होना चाहिए, और सिग्नल को प्लांट के हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए एक ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर ब्लॉक। और वो एक्चुएटर ब्लॉक उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, उसको एम्पलीफाई बूस्ट अप करेगा और उसको 9 वोल्ट में कन्वर्ट करके प्लांट को दे देगा। जब उसने इसको प्लांट को दिया तो प्लांट आपका 900 आरपीएम पे रन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फर्ज करें किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, किसी और कंस्ट्रेंट की वजह से, या फिर आपकी मोटर की शाफ्ट पे ब्रेक्स की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से उसकी स्पीड कम है या ज़्यादा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए ज़्यादा है फर्ज करें, और वो आपकी 900 की बजाय आपको वोल्टेज मिलना शुरू हो गए हैं 1000 आरपीएम, 900 आरपीएम बजाय आपको मिलना शुरू हो गया 1000 आरपीएम। अब वो 1000 आरपीएम का डेटा जो है वो सेंसर में से गुजरेगा। ये सेंसर ब्लॉक जो है एक्चुअली इसका काम क्या है कि एक्चुअल आउटपुट को कंट्रोलर के हिसाब से कन्वर्ट करना है, आपकी एक्चुअल आउटपुट को कंट्रोलर की सिग्नल के हिसाब से कन्वर्ट करना है, इसने सेंसर ने ये काम करना है, ठीक है। तो इसने उस एनालॉग डेटा को दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके उसने इस समर ब्लॉक को दे दिया जो कि एरर डिटेक्टर ब्लॉक है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि आपने इनपुट उसको दी थी 900 की, आपको आउटपुट मिल रही है 1000 आरपीएम। आपने इनपुट दी 900 आरपीएम की, आउटपुट आपको दूसरी तरफ सिग्नल मिला 1000 आरपीएम का। अब ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे आपको एरर सिग्नल मिल जाएगा, डिफरेंस दोनों का एरर सिग्नल, और वो होगा -100 का, ठीक है। -100 जब कंट्रोलर को मिलेंगे, ये अपनी सेकंड आइट्रेशन की बात हो रही है, पहली आइट्रेशन में तो सिंपल आपको आउटपुट मिली थी। अब सेकंड आइट्रेशन में कंट्रोलर को जब सिग्नल मिला तो पहले उसको 900 वोल्ट मिल रहे थे, अब उसको मिल रहे हैं -100 वोल्ट, यानी कि भाई आपकी उसको पता चलेगा कि माइनस सिग्नल आ गया कि भाई स्पीड ज्यादा है रिक्वायर्ड डिजायर्ड लेवल से, थोड़ी कम कर दो। कितनी कम कर दो? 100 आरपीएम यूनिट के हिसाब से कम कर दो। अब कंट्रोलर क्या करेगा, अपने वोल्टेज को कम कर देगा, थोड़ा सा कम करेगा, एक्चुएटर को देगा सिग्नल, एक्चुएटर उसको डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके वो प्लांट को देगा। तो प्लांट को पहले से थोड़े कम वोल्टेज मिले, पहले 900 वोल्टेज मिल रहे थे, अब उसको 8.5 वोल्ट मिल रहे हैं, लेट सपोज। तो आपकी स्पीड रिड्यूस हो गई। अब रिड्यूस हुई तो आपकी वोल्टेज स्पीड खुद ड्रॉप होके 900 पे आ गई। जब एक दफा आपकी स्पीड 900 पे आ गई, ठीक है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में ये एरर डिटेक्टर डिजायर्ड इनपुट और फीडबैक इनपुट, इन दोनों का डिफरेंस जीरो रह जाएगा। जब जीरो रह जाएगा तो कंट्रोलर फिर कोई नई कमांड नहीं देगा, जो पिछली कमांड चल रही है वही चलती रहेगी, ठीक है। ये एक जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम थी आपके पास फीडबैक कंट्रोल की, जिसके अंदर आपको समझ में आई होगी कि बेसिकली डिजायर्ड आउटपुट और क्या चीज होती है, एक्चुअल आउटपुट क्या चीज होती है, कंट्रोलर और एक्चुएटर का क्या काम होता है, प्लांट जो होता है वो यूनिट होता है जिसपे आपने काम करना है, पिक एंड प्लेस मशीन है, कोई मोटर है, कोई गाड़ी का इंजन है, या फिर कोई और चीज है। और फिर सेंसर वो ब्लॉक होता है जिसका काम बेसिकली आउटपुट को कंट्रोलर के हिसाब से कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। इसके अंदर अब ये एक मजीद कंप्रीहेंसिव किस्म की डायग्राम है। अब इन सिग्नल्स को आप इसको इनपुट को सिग्नल को आप कमांड सिग्नल कह दें, आउटपुट को आप क्या कहते हैं, कुछ और नाम दे दें, जो भी दे दें, लेकिन नाइस की बुक में जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वो डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट यूज हुई है, वो ज्यादा सूटेबल है, समझने में ज्यादा आसान रहती है, ठीक हो गया। तो अभी हम आगे चल देंगे, इसकी एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको ज्यादा अच्छी तरह मजीद समझ में आ जाएगी। एक चीज का और ख्याल कीजिएगा, आपका जो कंट्रोलर है, एडवांस कंट्रोलर जो मॉडर्न दौर के हैं, एवीआर टाइप हो गए, जो कि अभी आप डिजिटल प्रोसेसर में पढ़ेंगे, उसके अंदर अपने बिल्ट इन ए टू डी कन्वर्टर्स होते हैं, डी टू ए कन्वर्टर्स होते हैं। उसके अलावा अपने जो आर्डिनो बोर्ड है उसके अंदर अपनी एलईडीज वगैरह लगी होती हैं, सोलेनॉइड्स के लिए क्या कहते हैं जैक्स होते हैं, रिलेज लगी होती हैं। ये यूनिट्स जो है ये एक्चुएटर यूनिट्स हैं जो कंट्रोलर साथ उन्होंने ऑलरेडी बिल्ट इन करके दे दिए। तो आज कल के जो मॉडर्न कंट्रोलर जो अवेलेबल हैं उसके अंदर आम तौर पे ये कंट्रोलर और एक्चुएटर का ब्लॉक कंबाइन नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक्चुएटर एग्जिस्ट नहीं करता या कंट्रोलर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों का अलग अलग काम है। पैकेज एक दे के बना के दे दिया, अब एवीआर ने अपने पैकेज बना के दे दिए, उसके अंदर मल्टीपल यूनिट्स अटैच हो सकते हैं, रिले मॉड्यूल लग सकता है, आईआर मॉड्यूल लग सकते हैं, आईआर मॉड्यूल इनपुट मॉड्यूल होते हैं, फिर उसके बाद सोलेनॉइड मॉड्यूल लग सकते हैं, वाईफाई लग सकते हैं, पता नहीं क्या कुछ लग सकते हैं एवीआर के साथ, ठीक है।
वो सारे एक्चुएटर यूनिट्स हैं, वो अलग से कंट्रोलर का हिस्सा है, ठीक है। कंट्रोलर का एक्चुअल काम जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इनपुट सिग्नल को चेक करे और उसके बाद डिसाइड करे कि क्या आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे खैर अभी आगे चलते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं। सर ओके, हाँ ये जी, जी जी। सर इनाम वेरी हो सकते हैं, जिस तरह सर यहाँ पे इनपुट डिज़ायर स्पीड है, वहाँ पे हमारा डिज़ायर आउटपुट है, या इंटरमीडिएट इनपुट भी हो सकते हैं, तो ये नाम चेंज हो सकते हैं। हाँ हाँ, नाम नाम चेंज हो सकते हैं, आप अपनी आसानी के हिसाब से अपने नाम दे सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी यहाँ पे, ये वाले, इसमें इसको इनपुट को कमांड सिग्नल कहा गया, इसको मैनिपुलेटिव वेरिएबल कहा गया, इसको रिस्पांस वेरिएबल कहा गया। अब देखा जाए तो ये नाम भी गलत नहीं है। जो प्रोसेस का रिस्पांस है, दैट इज कॉल्ड रिस्पांस वेरिएबल। रिस्पांस से मुराद होती है कि सिस्टम की आउटपुट। रिस्पांस से मुराद इस ब्लॉक का रिस्पांस, इस ब्लॉक की आउटपुट। तो इसको आउटपुट वेरिएबल इसने कह दिया, इसको रिस्पांस का नाम दे दिया। नाम जो मर्जी दे दे, लेकिन नाम वो देने चाहिए जो कि आपको समझने में और काम करने में आसानी दे। लिहाजा मैंने इसको नाइस बुक के हिसाब से इसको डिजाइड आउटपुट का कह दिया। हालांकि आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार ये वाला ब्लॉक आउटपुट कहाँ से आ गया, ये तो इनपुट होना चाहिए, इसको डिजाइड इनपुट होना चाहिए। ये डिजाइड इनपुट नहीं है, ये डिजाइड आउटपुट है। जो आप चाहते हैं, आप चाहते हैं 900, वो 900 आरपीएम होनी चाहिए, वो डिजाइड आउटपुट है आपकी, वो एज एन इनपुट दी जा रही है। और एक्चुअल आउटपुट वो है जो कि उस वक्त करंटली मोटर की है, वो आपकी 1200 है, वो आपकी 1000 है, वो आपकी 800 है, वो आपकी 500 है, वो कुछ भी है, वो एक्चुअल आउटपुट आपकी, वो आपकी रिस्पांस आउटपुट कह दो, या फिर आपकी एक्चुअल आउटपुट कह दो, वो ज़्यादा बेहतर नाम है, ठीक है। तो नाम चेंज हो सकते हैं। उसके अलावा इनपुट में यहाँ पे ये, इसको आमतौर पे समर के आगे ब्लॉक को एरर कहा जाता है। ये जगह खाली इसलिए रहेगी कि आमतौर में मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व करता था, मुझे याद नहीं रहा ये चीज़ फिल करना। ये आगे आ जाएगी, आखिर में दोबारा आ रही है। तो यहाँ पे इसको एरर सिग्नल कहा जाता है समर के आउटपुट को। इसको मैनिपुलेटेड आउटपुट कहा जाता है। एक्चुएटर पर नहीं, फिर दो दो तीन नाम वो देख लेंगे इसको। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं वाटर टैंक सिस्टम की। अब ये वाटर टैंक सिस्टम जो है, ये आपके घरों के अंदर आमतौर पर टॉयलेट टैंक सिस्टम जिस तरह होता है उस तरह से है। ये आपका अपर टैंक सिस्टम है पानी का, जो ऊपर से टैंकी से पाइप आ रहा है, वो आपके आपके फ्लो उसके वाटर टैंक के अंदर। ये आपका ये आपकी टैंक है, उसका टॉयलेट टैंक जिसको कहा जाता है वॉशरूम के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर पानी जो है वो आपका सोर्स से आता है और पाइप आपका ओपन है, ठीक है। जैसे ही आप इस यहाँ से इस सॉलिड वॉल को ओपन करते हैं, तो ये पानी आपका नीचे हो जाता है, और उसके बाद ये फ्लोट वॉल आपका बना हुआ है सामने, ये वाला। ये फ्लोट वॉल थोड़ा नीचे होता है। जैसे ही नीचे होता है, तो ये जो कॉर्क आपके इस पाइप के मुंह पे लगा फिक्स हुआ है, ये हटता है और पानी आना शुरू हो जाता है इसमें से। अब इसको दोबारा रिफिल करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही पानी अपने लेवल पे पहुंचता है, ये कॉर्क दोबारा उससे फिट हो जाता है, और पानी आपका रुक जाता है। तो ये आपका एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो पानी के लेवल को मेंटेन रखता है। अब इसमें क्या कहते हैं, देखना है कि भाई ये सिस्टम क्या काम करता है। मैंने आपको बेसिकली तो एक्सप्लेन कर दिया कि ये बेसिक क्या कहते हैं, आपका मेन सोर्स है टैंक का, ये आपका फ्लोट वॉल है, और उसके बाद ये आपका वाटर टैंक है, और ये आपका सोलेनोइड यहाँ से खुलता है। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि ये जो सिस्टम है, इसके अंदर प्लांट क्या चीज़ है? कोई भी स्टूडेंट बता सके मुझे अगर। सर ये टॉयलेट टैंक। टैंक टॉयलेट सर वो जो है वो आपका टॉयलेट टैंक है सर। ठीक हो गया, ओके। और उसके बाद इसमें कंट्रोलर क्या चीज़ है? वाटर को, कौन सा? ये सर ये जो बीच में क्या लगा है, ये टैंक और उसके वाटर प्रूफ के दरमियान में जो कार्क ये गेट है। गेट है, ट्रायंगल टाइप का जो गेट लगा हुआ है। यस। ठीक है, ठीक है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई मुझे बता सकता है डिस्टरबेंस क्या चीज़ है यहाँ पे? टैंक लीक ना हो। नहीं, डिस्टरबेंस क्या चीज़ है? डिस्टरबेंस एक फिजिकल एंटिटी है, कोई फिजिकल चीज़ है इस प्लांट के अंदर। ओके, सर पानी ये का जो वाटर से लेके हाँ हाँ, वाटर सोर्स से लेकर जो टॉयलेट तक जो पाइप आ रहा है, ये चीज
वाटर सोर्स से लेकर जो आता है वो डिस्टर्बेंस है आपकी, वो ऊपर से आ रही है, इसलिए आपने गेस किया है। यस सर। नहीं नहीं, गलत, साद आपने गलत ज्यूम किया है। अभी देखो, आपका ये वाटर टैंक है, ठीक है, और उसमें इस वाटर टैंक में रिक्वायरमेंट थी कि भाई पानी का लेवल जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट थी वाटर टैंक में। तो आपने उसके लिए फ्लोट सेटअप वगैरह लगा दिया, कार्क वगैरह लगा दिया। अब वाटर टैंक के पानी के लेवल को डिस्टर्ब क्या चीज कर सकती है? उसको डिस्टर्ब कर सकती है ये वॉल, ये वाला, ठीक है। ये खुल जाएगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये बंद होगा तो पानी का लेवल वहीं पे रुक जाएगा और फिर फर्दर फिलअप होगा। लिहाजा ये आपका जो कार के यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस है सिस्टम के अंदर। ये जो वाटर प्लांट है, ये जिस टैंक को आपने मेंटेन रखना है, ये वाला टैंक, ये आपका प्लांट है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो सारा जो फ्लोट सेटअप है, ये सारा सिर्फ इसलिए है कि पानी का लेवल जो है सिस्टम के अंदर मेंटेन रहे। लिहाजा ये कंप्लीट आपके पास एक अदद कंट्रोलर प्लस एक्चुएटर है, ठीक है। अब इसमें कंट्रोलर और एक्चुएटर आपका ये कंप्लीट सेटअप है। और उसमें फिर मैं आपसे पूछूंगा कि एक्चुएटर क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे कि ये कार्क वाला जो है ये इसका एक्चुएटर है। ये आपके पास इसकी कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। आपके पास एक डिजायर्ड लेवल है, आपने उसमें सेट किया हुआ है। फ्लोटिंग सेटअप कंट्रोलर को जा रही है, दैट इज योर कंट्रोलर सेटअप, ठीक है। इसमें पानी का जो सोर्स का जो वॉल है, वही बात कि ये वाला वॉल ये आपका एक्चुएटर है। ये फ्लोट सेटअप कंट्रोलर हो गया आपका। और ये जो आपके पास वॉल आ गया, ये वाला, ये आपके पास बन गया इसका एक्चुएटर, क्योंकि ये इसके आर्म्स हैं, ठीक है। एक बात और, एक्चुएटर का समझ में ना आए तो भी इतना समझ लो कि प्लांट तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे आराम से कि भाई ये इस ब्लॉक में ये प्लांट कहलाएगा, ठीक है। कंट्रोलर के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। एक्चुएटर जो होता है वो एक्चुअली कंट्रोलर के हाथ होते हैं। द आर्म्स ऑफ द कंट्रोलर इज कॉल्ड एक्चुएटर्स, ठीक है। तो लिहाजा आपके पास जो एक्चुएटर है वो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये फ्लोट वॉल जो है ये इसके थ्रू एक काम कर रहा है और ये बेसिकली पानी की फ्लो कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपके पास एक्चुएटर आ गया, ठीक है। एक्चुअली सारा मिला के कंट्रोलर और एक्चुएटर हो गया। उसके बाद वाटर टैंक वो प्लांट है जिस पे आपने काम करना था, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस और प्लांट। पानी जो फ्लश हो रहा है या फिर वॉल जो खुल रहा है वो आपका डिस्टर्बेंस है। और जो पानी का एक्चुअल लेवल है दैट इज कॉल्ड योर आउटपुट, ठीक है। पानी का जो एक्चुअल लेवल है दैट इज कॉल्ड एच। पानी का जो डिजायर्ड लेवल दैट इज कॉल्ड एच बार। दोनों का डिफरेंस ई। उसके बाद आपके पास फीडबैक सिस्टम एक जो कि फ्लोट को मूव करवा रहा है, ठीक है। वैसे आपको मैंने पूछना तो आपसे था कि बेसिकली ये आपका ओपन लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है, लेकिन अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये आपका एक अदद ओपन लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि अगर प्लांट में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो कंट्रोलर को पता चल जाता है कि भाई इसमें डिस्टर्बेंस आ गई है। ऐसा सिस्टम जो होता है वो आपका क्लोज लूप सिस्टम कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये मजीद इसको एलिब्रेट किया हुआ है। डिजायर्ड लेवल एच बार और आपका एक्चुअल लेवल एच, ठीक है। फ्लश का जो आउटपुट आ रही है दैट इज कंट्रोल्ड वेरिएबल कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड यू। वो कंट्रोल्ड वेरिएबल आपके एक्चुएटर में गया, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेटेड वेरिएबल कॉल्ड एम। डिस्टर्बेंस को हम आमतौर पे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू से किया हुआ है, वैसे आमतौर पे डी से करते हैं। नाइस बुक में ज़्यादा डी यूज हो रही टर्म। और फिर आपके पास एक्चुअल आउटपुट जो आ रही है दैट इज कॉल्ड एच। और फिर उसके बाद फीडबैक सिस्टम और वापस वो समर में जा रहा है या फिर फ्लोट में जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इस ड्राउनी सी डायग्राम को हम बाद में देखते हैं। ये जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, और वही सारे यूनिट्स जो कि इसमें नाम दिए गए हैं, ठीक है। आमतौर पे जो हमारे पास, अब मैं आपको पिछली एग्जांपल आपको याद होगी कि अगर मैं इसको 900 आरपीएम की स्पीड पे रन करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कमांड इनपुट चाहिए,
जो समर में से गुजरेगी और वो कंट्रोलर को जाएगी। अब कंट्रोलर को तो डिजिटल आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए थी, आउटपुट से तो डिजिटल में फीडबैक के थ्रू डिजिटल में कन्वर्ट होगी थी, ठीक है। लेकिन जो आपने इनपुट दी थी वो आपको कोई मैकेनिकल सिग्नल था या फिर कोई एनालॉग सिग्नल था, उसके लिए एक ब्लॉक चाहिए आपको, दैट इज कॉल्ड प्री एम्पलीफायर कहा जाता है या प्री ब्लॉक कहा जाता है इसको। अब वो उसका काम ये होता है कि आपकी आपकी जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको कंट्रोलर के हिसाब से कन्वर्ट करना, ये उसका काम होता है, ठीक है। कभी इस ब्लॉक की ज़रूरत होती है, कभी इस ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पे हमें इस ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हो भी सकती है। मिसाल के तौर पे आपका सारा सिस्टम एनालॉग है, इनपुट भी एनालॉग ही है, लेकिन उसका लेवल अलग अलग है। आपकी इनपुट जो एनालॉग इनपुट है उसका वोल्टेज लेवल 0 से 100 के बीच में वेरी कर रहा है, जबकि आपके जो इंटरनल जो वोल्टेज सिग्नल फ्लो कर रहे हैं वो 12 वोल्ट के बीच में, 0 से 12 के बीच में फ्लो कर रहे हैं। तो आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, स्टेप डाउन किस्म का सेटअप लगाना पड़ेगा जो कि आपकी हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करे और फिर सिग्नल को दे। तो ये जो ब्लॉक है प्री ब्लॉक या जिसको ए ब्लॉक कहा गया है, ये बेसिकली इसका काम ये होता है कि आपकी डिजायर्ड आउटपुट को कन्वर्ट कर दे कंट्रोलर के हिसाब से। आपके फीडबैक एलिमेंट का काम होता है कि आपकी एक्चुअल आउटपुट को कन्वर्ट कर दे कंट्रोलर के हिसाब से। समर का काम ये होता है कि उसको इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों मिलते हैं, उसमें से एरर सिग्नल को निकाल कर वो आपको कंट्रोलर को देता है। कंट्रोलर जो है उसको मैनिपुलेट करता है और वो एक्चुएटर को देता है। एक्चुएटर उसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसको कंट्रोलर से दोबारा प्लांट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर प्लांट को दे देता है, और फिर प्लांट से आगे आउटपुट निकल जाती है। आमतौर पे जो इन ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुएटर के ब्लॉक को जी ए से, और प्लांट के ब्लॉक को जी पी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको एक नज़र दोबारा देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। नाम आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि जिस तरह जो नाम दिए गए वही रखें ताकि आपको बाद में जाके मुश्किल ना हो। सर प्लीज़। सर ये जो अभी ये आईपी एलिमेंट था, ये सर इनपुट सिग्नल को मतलब कन्वर्ट करेगा ना कंट्रोलर के हिसाब से। दोबारा बताएं, दोबारा पूछें। सर वो ब्लॉक डायग्राम अगर आप शो करा हाँ दें जी, तो। हाँ जी, हाँ जी। रेफरेंस इनपुट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। यस सर, ये जो मतलब जो इनपुट होगा सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेगा ना कंट्रोलर के हिसाब से। हाँ, उसके साथ यार एज्यूम करें कि आप एक स्मार्ट ग्रिड पे काम कर रहे हैं, आपने कंट्रोलर बनाया हुआ है लेकिन वो लो वोल्टेज कंट्रोलर है, ठीक है। वो 0 से 12 वोल्ट के बीच में काम करता है, लेकिन वो उसको ग्रिड के अंदर लगना है। उस ग्रिड की वोल्टेज जो है 0 to 220 में वेरी कर रही है। तो ग्रिड से आपको डेटा तो चाहिए, ठीक है। अब डेटा कैसे वहाँ से लेंगे? डेफिनेटली आप उसको पहले स्टेप डाउन करेंगे, स्टेप डाउन करके डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, और उसकी या ना भी करें, उसके बाद आप उसको अपने लेवल पे उसको उसकी क्या कहते हैं, क्या 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 स्टेप थे, क्वांटाइजेशन करेंगे उसकी लेवल की, और उसके बाद उसको आप कंट्रोलर को देंगे। तो उसके लिए ब्लॉक की जरूरत पड़ जाएगी आपको, लेकिन ये दफ़ा होता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपका जो डिजायर्ड इनपुट सिग्नल, जो आपका डिजायर्ड आउटपुट या इनपुट सिग्नल होता है, वो ऑलरेडी इस फॉर्म में होता है जो कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लिहाजा क्या कहते हैं, ये यहाँ पे इसी काम इस ये ब्लॉक नहीं लगता उस मौके, उस सूरत में। लेकिन अगर नहीं है तो आपको एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा और उस पर काम करते हैं आप, ठीक हो गया। हम आमतौर पे समर ब्लॉक से बिल्कुल पहले जहाँ पे ये आ रहा है ना, हम यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, पीछे आए जैसे भी है उसको कन्वर्ट करके मिला है हमें और हमने उस पर काम किया, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपकी ऑटोमोबाइल ड्राइविंग सिस्टम। अब ये कहने को तो बड़ा ही खतरनाक किस्म का, डरावना किस्म का सिस्टम होता है। एक इंसान है गाड़ी में बैठा हुआ है, जरा उसकी ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाओ। तो एक उसी एग्जांपल जरा देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा उसका है ना आइडिया होना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो जो चीज़ें आपको मेंशन है कि इसमें आपके पास आपकी डिजायर्ड आउटपुट्स क्या हो सकती है, दैट इज कॉल्ड टू डिजायर्ड आउटपुट्स। डिजायर्ड इनपुट गलत थी, डिजायर्ड आउटपुट थी। डिजायर्ड आउटपुट आपकी होगी डायरेक्शन ऑफ द हाईवे और स्पीड लिमिट। अब ये दोनों डेटा आपको रोड से मिल रही है, रोड जिस डायरेक्शन में जा रही है आप भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्या आप सही रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। आपने जाना था लाहौर और आप चले गए पेशावर वाली मोटरवे पे, तो ये आपकी गलती है।
तो हम एज्यूम करेंगे आपने ये गलती नहीं की हुई है, आपने लाहौर जाना था और आप लाहौर मोटरवे पे चले गए हैं। अब लाहौर मोटरवे पे जाते वक्त आपके पास दो इनपुट्स मिल रही हैं आपको। एक आपके पास डायरेक्शन ऑफ द हाईवे, वो कहती है राइट मुड़ जाओ, आप राइट मुड़ जाते हैं, वो कहती है लेफ्ट मुड़ जाओ, हम लेफ्ट मुड़ जाते हैं। तो ये इसी तरह चलती जा रही है मोटरवे। और उसके बाद दूसरी इनपुट को मिलती है, दैट इज स्पीड लिमिट। अब स्पीड लिमिट जो होती है ये आपकी ये बताती है कि मोटर पे इस पर रोड की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। तो वो आपको दूसरी इनपुट मिल रही है। इसके अगेंस्ट आपको जो आउटपुट मिलना शुरू हुई है वो देख लें। जो मोटर की जो डायरेक्शन है वो आपको आउटपुट दे रही है हेडिंग, आपकी गाड़ी किस तरफ है, और आपकी स्पीड लिमिट जो है वो आपको आउटपुट दे रही है गाड़ी की एक्चुअल स्पीड। ठीक है, इस सारे में प्लांट क्या चीज़ है? प्लांट आपका वो व्हीकल है जो कि आपको मिल रही है। ठीक है, जो व्हीकल है जिस पे आपने काम करना है। अब बाकी ब्लॉक की बात उसकी बात होती है। इस पे डिस्टर्बेंस क्या ऐड हो सकती है? डेफिनेटली रोड की कंडीशंस, खड्डे वगैरह पड़ आ रहे हैं रोड में या नहीं आ रहे, कोई आगे से रहता है। उसके अलावा विंड कितनी तेज चल रही है, वो आपको पुश तो नहीं कर रही। इस तरह की चीज़ें जो है ये सारी आपके पास डिस्टर्बेंस है जो कि आपकी डायरेक्टली आपकी व्हीकल पे इम्प्लीमेंट असर कर रही है। फिर अब ये देखें कि आपको हेडिंग आपने आपकी जो होगी डायरेक्शन कंट्रोल, उसके लिए आपको एक एक्चुएटर की जरूरत है। वो एक्चुएटर ब्लॉक कौन सा होगा, क्या चीज होगी, कोई बता सकता है? व्हीकल के लिए वो चीज जो कि उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करती है, वो क्या चीज होती है गाड़ी के अंदर? इंजन होगी सर, स्टीयरिंग, डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्चुएटर है, आपके पास स्टीयरिंग हो गया। ठीक है, और फिर दोबारा मैं आपसे पूछूं भाई स्पीड को क्या चीज कंट्रोल करती है, तो वो डेफिनेटली उसकी ब्रेक और एक्सेलरेटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो आप उसको टांगों से देते हैं, ऐसा ही है। तो ये आपके पास दो एक्चुएटर्स हैं, वो एक्चुएटर जो कि आपके डायरेक्टली आपकी मोटर पे इम्पैक्ट करते हैं और उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं और उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब इससे पिछले ब्लॉक पे आ जाए। अब एक इंसान इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, तो ये कंट्रोलर उसमें क्या चीज़ होगी? डेफिनेटली उस इंसान का दिमाग जो होगा वो उसका कंट्रोलर होगा। ठीक है, कंट्रोलर। लेकिन एक ब्लॉक रह गया, वो है ये एरर डिटेक्टर्स। अब ये एरर डिटेक्टर मैंने दो बनाए हुए हैं, एक प्लस की शक्ल में, एक मल्टीप्लायर की शक्ल में है। इसमें आप क्या कहते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों तरह से हो सकते हैं। इस तरह भी ये एरर डिटेक्टर ब्लॉक ही है और इस तरह भी एरर डिटेक्टर ब्लॉक ही है, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। ठीक है ना, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये करते समर ही है। ये भी समय करेगा, ये भी समय करेगा। अलग अलग देने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता चल जाए कहीं पे आपको इस तरह की शक्ल भी मिल सकती है, इस तरह की प्लस में, और इस तरह की शक्ल भी मिल सकती है, लेकिन ये होता समर ब्लॉक ही है। ठीक है, ओके। अब ये समर ब्लॉक जो है यानी एरर डिटेक्टर ब्लॉक, ये क्या चीज होगी? कोई बता सकता है इस सारे सिनेरियो में कौन सी चीज है जो आपकी एरर को डिटेक्ट करती है? चलिए, एरर से मुराद ये होती है कि आप गलत डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन गलत होती जा रही है, आपकी जो हेडिंग होनी चाहिए थी वो नहीं है। ये चीज कौन सी चीज डिटेक्ट करती है? सर गाड़ी का मीटर। हेडिंग तो नहीं करता, हेडिंग सर जो बंदा चला रहा होगा एरर शो हो जाता है। एक मिनट बाद में किसने बताया? सर जो बंदा चला रहा होगा वही डिटेक्ट करेगा ना कि मैं गलत जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब जब ये, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो वलीद। तो मुझे ये बताओ वलीद कि यहाँ पे ब्लॉक के अंदर ये तो उसका दिमाग है, तो एरर डिटेक्टर क्या चीज होगी? ब्रेन ही होगा सर। नहीं, आईज होंगी, आईज होंगी और आईज brain। होंगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इसकी आईज होंगी। ठीक है, तो इसकी आंखें, इसका दिमाग यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट होगा और ये इसके एक्चुएटर्स होंगे जो कि अब कंट्रोलर से अब यहाँ इस एग्जांपल से शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्लियर होना शुरू हो जाए कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा था आपको। ठीक है, एक मिनट, ये ले, ये इसका कंप्लीट ब्लॉक है जिसमें आपको एरर डिटेक्टर नज़र आ रहा है, डिजायर्ड आउटपुट है, कंट्रोलर है, एक्चुएटर्स है, फिर प्लांट है, और प्लांट के आगे आपके पास है ये, अच्छा सॉरी, एक्चुएटर के अंदर हैंड और फुट इसने रिप्रेजेंट किया हुआ एक्चुएटर में, और उसके आगे जो स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह जो ये आप दोनों जो भी ब्लॉक आपस में कह लें, स्टीयरिंग को कह लें या फिर आप ब्रेक और एक्सीलेटर को कह लें, बहरहाल ये दोनों ही आपके एक्चुएटर में शामिल हो जाती हैं। ठीक हो गया। और फिर आपकी व्हीकल। तो आपको आइडिया हुआ कि बेसिक मकसद जो था
वो ये था कि आपको ये पता चले कि भाई कंट्रोलर और एक्चुएटर के बीच में डिफरेंस क्या है, पहली चीज। दूसरी, मुझे ये बताएंगे ये सिस्टम किस टाइप का है, क्या ये पिछले सिस्टम जैसा ही है फिर उससे अलग है? तो बहरहाल मैं खुद बता देता हूँ, डेफिनेटली ये सिस्टम उससे अलग है। ये मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम है। इससे पहले हमने जो देखा था वो था सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। ऐसे सिस्टम जिनको सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट हो उसको हम सीसो कहते हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। जबकि ये जो है, ये जो कि दो इनपुट दो आउटपुट वाला है, तो इसको हम मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट यानी माइमो का नाम देते हैं। अब एक्चुअल में देखें तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये जो दो आउटपुट है इसकी, एक स्पीड और इसकी एक हेडिंग, तो क्या स्पीड हेडिंग पे डिपेंड कर रही है? कोई बता सकता है? स्पीड जो है गाड़ी की, वो गाड़ी की हेडिंग पे डिपेंड कर रही है? यस सर। किस तरह? सर देखें, अगर आपने स्ट्रेट जाना है तो आप स्पीड फुल रखेंगे, लेकिन अगर आपने टर्न लेना है, अपनी हेडिंग चेंज करनी है, तो आप स्पीड थोड़ी स्लो करके टर्न तो लेंगे। बेटा ये तो अंडरस्टूड बात होती है, जब गाड़ी ने टर्न लेना है तो गाड़ी की स्पीड आस्ता ही होनी चाहिए, यानी कि मोड़ पे गाड़ी की स्पीड 20 माइल पर आवर होनी चाहिए, और जब गाड़ी स्ट्रेट जा रही है तो उसकी स्पीड 60 माइल्स पर आवर होनी चाहिए। तो अंडरस्टूड बात है। तो जब आप मोड़ पे आए तो खुद खुद ही आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये होगा स्पीड आपकी हेडिंग पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ इनपुट, डायरेक्शन ऑफ हाईवे, यानी कि जो ये वाली इनपुट है ये इस आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। अब अगला सवाल, क्या आपकी हेडिंग जो है वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है? अभी कोई बता सकता है मुझे? कोई स्टूडेंट बता दे, हेडिंग आपकी स्पीड पे डिपेंड कर रही है? देखो, अगर आप जा रहे हैं और आपको पता चलता है आपने मुड़ना है, ठीक है, आप जो है गाड़ी की स्पीड आप तेज रखो और मुड़ने लगो तो गाड़ी उलट जाएगी, ठीक है। यानी कि आपने राइट मुड़ना था, लेकिन आपने गाड़ी की स्पीड जो थी उस वक्त आपने ब्रेक दबा दी तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी, या फिर आपने रेस दबा दी तो गाड़ी आपकी उलट जाएगी। ये पता चला कि आपकी हेडिंग जो है वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है, यानी कि ये वाली आउटपुट इस इनपुट पे डिपेंड कर रही है, इस आउटपुट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब ये दो इनपुट दो आउटपुट वाला सिस्टम है, हमें ये नजर आया कि यार जो आपकी माइमो सिस्टम्स होते हैं ना, उसके अंदर दोनों इनपुट्स और दोनों आउटपुट्स के बीच में एक बड़ा ही कम्प्लेक्स किस्म का रिलेशन होता है। अगर आप उस रिलेशन को आइडेंटिफाई कर लो तो आपके लिए उस सिस्टम को ब्लॉक बनाना और उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको सॉल्व ना कर सको तो फिर आपका सिस्टम जो हो उसका कोई फायदा नहीं है, फिर वो रियलिस्टिक सिस्टम नहीं बनता। बहरहाल, चूंकि हमारे पास हेडिंग और स्पीड के बीच में आपस में रिलेशन होती तो है, लेकिन वो कम होती है और इतनी ज़्यादा उस पर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि ज़्यादा स्पीड में आप मोड़ने का वैसे भी नहीं सोचते हो, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो हेडिंग और स्पीड जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो हेडिंग जो है ये स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही। हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ये हम थोड़ी सी हैंकी फैंकी कर रहे हैं अपने मॉडल के अंदर कि हेडिंग जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही। ऐसे केस में ये कंप्लीट मॉडल बिल्कुल ठीक वैलिड काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हेडिंग और स्पीड को आपस में अटैच करेंगे तो आपको उसकी रिलेशन भी कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी कि हेडिंग और स्पीड कहाँ पे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि माइमो सिस्टम कैसे होता है, और इसमें क्या कहते हैं जो दूसरी बात ये कि आपकी और सिस्टम सिस्टम कैसे होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो कि इसके अंदर जो कंट्रोलर है, ये वाला कंट्रोलर ब्लॉक, ये आपका एक ह्यूमन है और आप एक लोकोमोटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को मैन मशीन इंटरफेस कहा जाता है, मैन मशीन सेटअप, ठीक है। तो मशीन भी इन्वॉल्व है और मैन भी इन्वॉल्व है। हम आमतौर पे जो स्टडी करते हैं एग्जाम्पल द्वारा, उसमें हम मैन मशीन को स्टडी नहीं करते, हम ऑटोमेटिक सिस्टम की बात करते हैं, ह्यूमन इंडिपेंडेंट सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल, एक तफसील और, ये ब्लॉक जो था ये मैंने आपको बताया था, ये एक सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम है जो कि स्टीम इंजन के अंदर यूज होता था। इसको गवर्नर स्पीड रेगुलेटर कहा जाता है।
इसका काम ये होता है कि आपकी जो इंजन की जो स्पीड है, स्टीम इंजन की स्पीड या फ्यूल इंजन की स्पीड, उसको कांस्टेंट रखना है। तो आज स्टूडेंट 10 ही रह गए हैं, क्या सीन है भाई ये? हेलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कोई वजह पता है क्या कहते हैं, क्यों ये आज स्टूडेंट 10 स्टूडेंट ही हैं आज? सर नहीं पता। ठीक है, देख लेंगे इस मसले को भी। ये भाई, इसको इस एग्जाम्पल को जरा देख लो। इसको मैं आपको इसका फंक्शन समझा देता हूँ, ठीक है? ये आपके पास एक इंजन है, इसको फ्यूल इनपुट मिल रही है। फ्यूल ज़्यादा मिलेगा, इंजन ज़्यादा तेज़ी से रन करेगा। फ्यूल कम हो जाएगा तो इंजन की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है? तो जितनी स्पीड से फ्यूल इंजन रन कर रहा है, वो ही क्या कहते हैं स्पीड जो है वो इन गियर सिस्टम से होती हुई यहाँ तक पहुँच रही है। यानी कि ये रोटेट कर रहा है तो ये इसको हॉरिजॉन्टल मोशन को वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है, वर्टिकल रोटेशन में, वर्टिकल से दोबारा हॉरिजॉन्टल में और दोबारा से वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो आपका ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है। इसके साथ ये दो क्या कहते हैं, दो बॉल्स लगी हुई हैं, रोटेटरी बॉल लगी हुई हैं जो कि रोटेट कर रही हैं, ठीक है? इन पे वजन होता है तो ये इसकी स्पीड को रेगुलेट रखती हैं, ठीक है? जब ये वजन जब ज़्यादा होगा, खैर जब ये ज़्यादा तेज़ी से घूमेंगी तो ये जो वॉल है यहाँ पे इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि ये वॉल ऊपर उठेंगे साथ। तो ये बॉल और हेडिंग जो रोटेटरी सेटअप है, ये घूमेगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहाँ पे जो आपके ये पोर्शन जो है, ये वाला, मैं इसको एक हाइलाइटर किधर आ गया, लेजर। तो ये वाला जो वॉल सेटअप है, इसका काम ये क्या करेगा कि ऑयल प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ये तेजी से घूमेगा तो ये वॉल ऊपर की तरफ उठेगा, लिहाजा ऑयल का प्रेशर इस पे बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो ये जो पावर सिलेंडर है ये पुश अप होगा और ये नीचे की तरफ मूव करेगा। नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये आपके पास जो वॉल है ये वाला, ये क्लोज होना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ। अच्छा, इसमें उल्टा लिखा है, नीचे ऊपर की तरफ क्लोज है, नीचे की तरफ ओपन है, तो लिहाजा ये ऊपर की तरफ उठेगा और आपका पानी जो आप ये क्लोज होना शुरू हो जाएगा तो फ्यूल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। फ्यूल क्वांटिटी कम होगी तो ये आपका जो इंजन है ये स्लो हो जाएगा। जब इंजन स्लो होगा तो बहरहाल इसकी फर्दर स्पीड यहाँ पे कम होगी। स्पीड कम होगी तो ये आपका जो सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम जो है ये वाला, ये स्लो हो जाएगा। ये स्लो होगा तो इस वॉल यहाँ से ये जो वॉल है, पिविट वॉल जिसको नाम दिया गया है, ये आपका दोबारा नीचे की तरफ आएगा और ऑयल प्रेशर जो है ये आपका दोबारा अब इंक्रीज करेगा तो ये सिलेंडर में इसका प्रेशर बढ़ेगा और ये वॉल आपका नीचे की तरफ जाएगा। वॉल नीचे की तरफ जाएगा तो आपका फ्यूल जो है वो खुल जाएगा और फ्यूल ज़्यादा जाएगा इंजन के अंदर और इंजन आपका रोटेट करेगा। ये आपका एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फ्यूल इंजन या सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर स्पीड का रेगुलेटर है, जिसका काम आपकी इंजन को एक स्पीड पे मेंटेन रखना है, ठीक है? तो अब इसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई तो पूछ लें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने आपको असाइनमेंट देनी है। कुछ इसका कुछ सेटअप आपको समझ में ना आया हो तो अरे मुझे फुल समझना पड़ेगा ये स्पीड रेगुलेटर, अभी चीज़ समझ नहीं आया सर। मैंने आपको बेसिक मतलब आइडिया दे दिया है, ठीक है? ये इंजन है, ये रोटरी मोशन कन्वर्टर्स हैं और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम है जो कि आपका रोटेशन लेता है, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम। उसके बाद इस सिस्टम घूमता है तो आपके यहाँ पे पिविट वॉल के अंदर आपकी सोलेनॉइड वॉल मूव करती है और ऑयल का प्रेशर कम या ज़्यादा होता है। और ऑयल का प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका वॉल नीचे की तरफ आएगा और आपका क्या कहते हैं ये फ्यूल ओपन हो जाएगा। और ऑयल का प्रेशर कम होगा तो बेसिकली वॉल ऊपर की तरफ जाएगा और ये फ्यूल कम कम जाएगा इंजन को। तो लिहाजा इंजन की स्पीड रेगुलेट रहेगी, ज़्यादा हो जाएगी तो कम हो जाएगी, यानी कि 900 से ज़्यादा हो जाएगी तो स्पीड कम, फ्यूल की इनपुट कम हो जाएगी और वापस 900 पे आ जाएगा। और अगर 800 पे चलेगी स्पीड तो वापस बढ़ा के उसको दोबारा तेज़ कर देगा। अब ये चीज़ आपको बेसिक आइडिया दे दी है, ठीक है? अब आपके पास दो वो है
ओके, एक ही चीज़ इसको फिलहाल इधर रखिएगा। अब इसके बाद एक एग्जांपल और आपको बता रहा हूँ, ये आपकी आखिरी आखिरी एग्जांपल है, इसको ज़रा देख लें एक दफ़ा। उसके बाद क्या कहते हैं फर्दर हम क्या कहते हैं आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। ये आपका होम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। इसके अंदर आपके पास पानी का इनलेट आती है जो कि एक जगह पर बर्नर लगा हुआ बर्न हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये पानी का फ्लो जो है ये एक थर्मोस्टेट में से होता हुआ जा रहा है। इस थर्मोस्टेट में ये आपने अगर सेटअप नहीं देखा तो पुरानी थोड़ा सा पुराना सिस्टम है वो हम एबटाबाद गए थे तो वहाँ पे हमने देखा था, एबटाबाद कैंपस के अंदर अभी भी ये लगा हुआ है। यहाँ पे ये बेसिकली एक जिस तरह होती है ना आपकी गाड़ी का रेडिएटर, ये रेडिएटर ही होते हैं, ये पाइप होते हैं। अब इस पाइप यहाँ पे हर कमरे में लगे होते हैं पाइप, इस तरह इसी शेप में। जब गर्म पानी से गुजरता है तो कमरे को गर्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं वो पानी वापस बहरहाल फ्लो करता हुआ इसमें से गुजर के ये एट द एंड वापस इसमें आता है और फिर ये यूटिलाइज होता है। ये पानी का हीटिंग सिस्टम है घर के अंदर, ठीक हो गया। इसमें थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट इसको कंट्रोल कर रही है। अगर मैं इसका एक क्लोज लूप सिस्टम बनाना चाहूँ, क्लोज लूप सिस्टम, तो वो मैं खुद बना लेता हूँ। ये मेरे पास क्लोज लूप सिस्टम है। जो मेरी डिजायर्ड टेम्परेचर है कमरे का वो मैं इसको इनपुट के तौर पे दूंगा, वो इस एयर डेटेक्टर में गुजरेगा और आपके कमरे की वो वॉल जो कि पानी के फ्लो को या हीट के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है उसको मिलेगा। और फिर प्लांट आपका जो है वो एक्चुअली रूम टेम्परेचर, आपका रूम जो है वो रूम टेम्परेचर वो आपका प्लांट है, वो हीटअप होगा। उसका फीडबैक जो है वो टेम्परेचर सेंसर में से गुजरेगा और वापस आपके कंपनसेटर के अंदर आएगा। एक बेसिकली बेसिक लूज किस्म का थोड़ा सा क्लोज लूप पाथ है। इसको ज़्यादा तफसील से मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मैंने आपको ये चीज़ असाइनमेंट में देनी है, ठीक है। अब आपके पास 2 असाइनमेंट्स हैं, ये आपकी होम असाइनमेंट के तौर पे। इसी सिस्टम का आपने एक कंप्रीहेंसिव सा ओपन लूप ब्लॉक डायग्राम डिज़ाइन करनी है टेम्परेचर कंट्रोल की, ठीक है। ये वाला सेटअप है, इसका क्लोज लूप सिस्टम ये बना हुआ है। आपने इसका ओपन लूप ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करनी है, बनानी है। और दूसरा सिस्टम ये, इसकी आपने कंप्लीट क्लोज लूप डायग्राम डिजाइन करनी है, ठीक है। ये आपकी 2 असाइनमेंट के 2 टास्क है। असाइनमेंट आपकी इस तरह से होगी कि मैं आपको लेक्चर्स के दौरान आपको ये 1 या 2 सवाल दे दिया करूंगा जो आपकी असाइनमेंट्स होंगी, और तकरीबन जब 8 से 10 सवाल इकट्ठे हो जाएंगे या 5 सवाल इकट्ठे हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, तो मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे सबमिट करवा दें। तो आपको करके उसकी मुझे स्नैप वगैरह खींच के उसकी मुझे ईमेल कर देंगे या वट उसका मीडियम मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपने मुझे सेंड करनी है। लेकिन फिलहाल आपके 2 काम हैं, ये भी आप बनाएं और अपने पास रखें। जब आपकी 2 से 3 सवाल और इकट्ठे हो जाएंगे, होपफुली वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दे दूंगा, तो आपने फिर वो कंबाइन मुझे असाइनमेंट जमा करानी है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये आपकी जो असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी को? चले, होपफुली आज कोई सवाल नहीं है आपका। अब सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया। इंशाल्लाह फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। आज है जुमेरात है तो अच्छा एक चीज़ और, कल आपकी लैब है, लैब पीएलसी की है। उसके लिए आप लोगों मैंने उसके सॉफ्टवेयर और लैब मैनुअल ये दोनों आपके फोल्डर के अंदर रख दिए हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपने इंस्टॉल करना है, पहले इंस्टॉल कर लेना है। पहले आपने जावा रन टाइम इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर ट्रायलॉगी TL6 वो इंस्टॉल करना है। तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा उसमें मसला नहीं है, मेरे ख्याल में बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा लैब मैनुअल वो आपको चाहिए होगा, उसको पढ़ के आइएगा ताकि हम उसको आराम से जल्दी डिस्कस करके आपकी टास्क कर सकें। टास्क इंटेंस है, काफ़ी मुश्किल टास्क है, मुश्किल नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ, काम कर लेंगे, लेकिन लेंथी टास्क है, वो आपको थका देंगे, ठीक है। तो टाइमली ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ के आएँ। और क्या कहते हैं लैब टास्क आप मुझे कंप्लीट करके दिखाएंगे तो आपके मार्क्स लगेंगे लैब के, ठीक है। और फिर हम उसको ख़त्म करेंगे कल इंशाल्लाह। फिर क्या कहते हैं आपकी कितने बजे, 2:30 बजे 3 बजे है लैब आपकी, इसको याद है? चलें जैसे भी है, इसको कल 3 बजे का रखें टाइम, ठीक है। कल 3 बजे इसकी लैब। सर कल 12:10 से स्टार्ट होगी लैब। कल तो जुम्मा है भाई, क्या कर रहे हो? सर पर 12:10 से 2:20 टाइम टेबल दिया हुआ है उन्होंने।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट मुझे देखने दें। ये तो मसला है ना यार, इस तरह किस तरह हो सकता है। यस ओके। अक्लमंद एक वाकई 12-10 से लेकर, नहीं भाई इसको हम ना जुमे के बाद शिफ्ट करते हैं। बल्कि ठीक है, इसको जुम्मे के बाद पे शिफ्ट करें। देखो सर, इसको है ना जुम्मे आप। के बाद सर क्लास सर एक 4 बजे भी सर हम क्लास एक आ रही होती है सर सब्जेक्ट इम्प्रूव क्लैश करने है में। जुम्मे के बाद सर, जुम्मे से पहले करते हैं 9 से 12 तक। 9 से 12 कर दूं तो 9 से 12 तो ऑलरेडी आपकी क्लास है भाई। ये डॉक्टर शायद महमूद साहब क्लास नहीं ले रहे आपकी। क्लास है सर क्लास। जी हाँ, आपकी उसको शायद महमूद साहब की क्लास है, जवाद मिर्जा साहब की भी क्लास है। क्या कर रहे हो? अच्छा ये क्या सीन है? मुझे एक बात तो, ये क्या सीन है आज की क्लास के बाद आधा आपके पास 40 मिनट की ब्रेक? अच्छा वो हाँ, वो 3-3 1.5 घंटे के सेशन रखे हुए इस वजह से। तो ये क्या करेंगे भाई? इसका 4 बजे वाली तो काम नहीं करेगी। वो 4 बजे वाली काम नहीं कर सकती, जुम्मे के टाइम पे नमाज नहीं हो सकता। तो लैब कब होगी आपकी? सर आधा काम जुम्मे से पहले कर लेते हैं, आधा काम जुम्मे के बाद कर लें। मुझे पक्का एंगेज रख रहे हो। ये लैब हो रही है, शुगर लगा रहे हो मेरे साथ। कितने बजे होगी ये? 12:10 पे। सर हमारा आ, एक पेपर भी जुम्मे के टाइम ही हुआ था सर, फेज 1 में। सर ये लोग नहीं चेंज कराते, हमने कंप्लीट की थी सर। यार अक्ल मतलब पता नहीं, डिपार्टमेंट ख्याल तो करता है इस चीज़ का गालबन। वो ये सोचा होगा कि भाई जो जुम्मे के टाइम पे वो खुद ही आगे शिफ्ट हो जाएगी, उस टाइम टेबल में अलग से मेंशन करेंगे तो पूरा एक ब्लॉक ऐड करना पड़ता। तो ये गुलकदीर यार आप देखो ना ज़रा इसको, ठीक है? इसके लिए कोई गुलकदीर है आज अवेलेबल? हाँ है। तो यार सर यार इसको जी जी। सर जो है ना, जो आज की क्लास है जैसे कंट्रोल सिस्टम, ये तो 40 मिनट की थी ना, तो ये आप हम्म, जुम्मे वाले दिन शिफ्ट कर लें। और जो लैब है वो थर्सडे को 8:30 से 11:30 तक शिफ्ट कर लें। हाँ दैट कैन बी डन। यस दैट सर, ये भी हो। कैन बी सर इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग दूसरे सेक्शन से भी क्लासेस ले रहे हैं तो हमारा टाइम टेबल ख़राब हो जाएगा इस तरह। तो क्लास नहीं हो तो बहुत बेहतर है। बेटा टाइम तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन वो टाइम सूट ही नहीं कर रहा। जुम्मे के टाइम पे तो लैब हो नहीं सक रही। और जुम्मे के बाद बच्चे कह रहे हैं उनकी क्लास है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि कैसे करेंगे इसको यार। एक मिनट। चले थर्सडे को मुझे सुबह के टाइम बताए ना आप लोगों की कि क्या कितना हम हो सकता है कि ये हो सकता है कि हम जो लैब है जुमे की वो सुबह के थर्सडे की सुबह सुबह एडजस्ट कर लें, और उसके बाद जो आज जो क्लास है ये किसी और दिन में देख लें इसको। एक ऑप्शन हो सकती है। बार बाकियों से ज़रा एक दफ़ा पूछ लो आप। और डिपार्टमेंट से मैं बात करता हूँ, लेकिन उसने तो ये कहना है कि भाई जुम्मे के बाद शिफ्ट कर लें, लेकिन जुम्मे के बाद पता करें कितने स्टूडेंट का मसला है, उसका कोई हल निकालते हैं। वो फिर किसी और के साथ लैब ले सकें तो भी देखते हैं। ठीक है? बहरहाल फिर यूँ करते हैं, कल कल आप 12:10 पे आपसे मीटिंग होती है इसकी लैब की। आपको टास्क दे दूंगा और फिर उसके बाद तकरीबन जुमे एक ब्रेक कर लेंगे। और फिर 4 से पहले पहले हम इसका टास्क पर आपसे कलेक्ट करके तो मैं उसकी ग्रेडिंग कर लूँगा इसकी। ठीक है? तो कल आपकी लैब हो रही है 12:10 पे, और जो चलेगी तकरीबन 4 बजे तक। बीच में जुमे की ब्रेक भी होगी। ठीक है बेटा, चलें फिर आज का सेशन अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। असाइनमेंट का याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।